क्या आप जानते हैं वृद्धावस्था की एक बहुत ही कॉमन बीमारी है प्रोस्टेट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार वार्ष्णेय, सीनियर डायरेक्टर यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग। आज हम जानेंगे बीपीएच के बारे में। बीपीएच बेसिकली एक एनलार्जमेंट है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ग्लैंड जो कि ब्लैडर की नेक पे होती है और मूत्र नली को चारों तरफ घेरे रखती है, और 50 साल की उम्र में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसकी वृद्धि शुरू हो जाती है, और जब ये ग्रो करती है तो ये पेशाब की मूत्र नली को दबाती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोस्टेट की 3 कॉमन बीमारियां हैं। प्रोस्टेटाइटिस जैसे इन्फ्लेमेशन, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जिसे हम बीपीएच कॉमनली कहते हैं, और कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। पब्लिक के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में बहुत ही ना के बराबर अवेयरनेस है, और हम लोगों के पास पेशेंट्स जब ही आता है जब उसका या तो कॉम्प्लिकेशन हो जाए, नेग्लेक्टेड प्रोस्टेट हो, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशन। दूसरा है क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, जिसमें कि काफ़ी समय से पेशेंट का पेशाब रुका रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ब्लैडर की कैपेसिटी 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर हो जाती है, तब जाके उसकी किडनीज पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और वो पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है जब पता चलता है कि पेट में बहुत स्वेलिंग आ गई। तीसरा कॉम्प्लिकेशन कॉमन है रिकरेंट हीमेचूरिया। पेशाब के रास्ते खून आता है और ग्रॉस हीमेचूरिया, बहुत खून आता है तब उसको लेते हैं, या बहुत लार्ज हो जाता है प्रोस्टेट, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम और इवन ज़्यादा, तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी प्रॉब्लम जिसके साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं वो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ ब्लैडर में स्टोन्स बन सकते हैं और किडनीज को डैमेज ज़्यादा होता चला जाता है, और कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास इस तरीके के पेशेंट्स को भेजते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, और समझना ये है कि ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके साथ पेशेंट्स जो होते हैं या तो कैथेटर पे आते हैं, और या फिर उनकी जो आज की डेट में लॉन्गेविटी पेशेंट की बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत साथ होती हैं। लाइक उनको हार्ट अटैक या एंजाइना होता है, उनके स्टेंट्स हाथ में पड़े होते हैं, उनको सीवीए हुआ होता है, पार्किंसोनिज्म होता है, या इवन हार्ट अटैक हो चुका होता है। तो ये एक चैलेंज क्रिएट कर देता है जब हमें उपचारों के बारे में फैसला करना होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें, पता लगाएं कि बीमारी किस लेवल तक है। उसमें हमारे कारगर साधन हैं, जैसे कि अगर किसी को कैथेटर नहीं है तो हम यूरोफ्लोमीट्री करते हैं, अल्ट्रासाउंड से देखते हैं किडनीज का हालत कैसा है, ये पता लगाते हैं कि रीनल फंक्शन कैसे हैं, या हम उसके बाकी पैरामीटर्स असेस करते हैं। और जिन लोगों के स्टेंट लगे हुए हैं वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, तो ब्लड थिनर्स के बारे में भी हमें फैसले लेने होते हैं। तो जब हम उपचारों की बात करते हैं तो एक ज़माना था जब हम इस प्रोस्टेट ग्रंथि को ओपन सर्जरी द्वारा निकाला करते थे, पर एक टोटल परिवर्तन आ गया है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिसे हम TURP कहते हैं, पर TURP की लिमिटेशन यही है कि वो 80 ग्राम प्रोस्टेट तक ही कारगर है, और अगर TURP की जो 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से और इवन हाइपोनेट्रीमिया जैसे बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आज न्यूअर गोल्ड स्टैंडर्ड आ गए हैं। और एक न्यूअर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी है। और लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी की जो खास बात है वो है कि इवन पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट और ब्लड थिनर्स पर होते हैं उन पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कई किस्म के लेज़र्स आज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर होल्मियम लेज़र अवेलेबल है, थूलियम फाइबर लेज़र अवेलेबल है, थूलियम लेज़र अवेलेबल है, ग्रीन लाइट लेज़र अवेलेबल है। अब इन सब लेज़र्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और फ़र्क यही है कि इनकी वेवलेंथ का। लेज़र एक एनर्जी है जिसके अंदर एक ख़ास बात है कि वो हीमोस्टैटिक भी है और कोगुलेटिव भी है और प्रिसीजन कटिंग भी है। तो कुछ लेज़र जो 532 नैनोमीटर पे ग्रीन लाइट लेज़र काम करता है, तो ये लेज़र बेसिकली वेपोराइज करता है। तो वेपोराइज करने में जो एडवांटेज है वो है कि ये एब्सोल्युटली ब्लडलेस है, इसलिए जो पेशेंट्स जिनका हमें ब्लड थिनर हम बंद नहीं कर सकते उनमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउएवर ये कंप्लीट नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार समस्या होती है। तो इसलिए ऐसे लेज़र की आवश्यकता है और थी, जिसे हम होल्मियम लेज़र कहते हैं, जो कि कंप्लीट इन्यूक्लिएशन करता है। तो जब कंप्लीट इन्यूक्लिएशन करते हैं तो वो पेशेंट का जो प्रोस्टेट है वो पूरा निकल जाता है और बार बार उसे परेशान नहीं होना पड़ता। और ये जो एक साधन है हमारे पास, ये मोस्ट एडवांस्ड है, और इसलिए आज हम इसको न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं।
ताकि एक बार आपने निकाल दिया तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ये प्रोस्टेट की परेशानी उसको नहीं होती है। जैसा कि हम उपचार का विधि बताए हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, और प्रिकॉशंस का मतलब है कि हमारा जो मेथड है ट्रीटमेंट का, लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी या TURP, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो जो कॉमन चीज़ है, ये पेशेंट जो है ना कैथेटर पे काफ़ी समय से होते हैं, और एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बहुत दुखदाई होता है, और इसका कई बार एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए ऑपरेशन के समय ये ज़रूरी है कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करें। दूसरा, ब्लीडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी से पहले हमको देखना है कि पेशेंट अगर ब्लड थिनर ले रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और पता लगाएं कि ब्लड थिनर रोके जा सकते हैं कि नहीं रोके जा सकते। अगर 5 दिन हम रोक सकते हैं तो हमारा ऑपरेशन बहुत बढ़िया रहता है। पर कभी कभी मजबूरी आ जाती है, और मजबूरी ये होती है कि पेशेंट के वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है या और कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी है कि ब्लड थिनर का चलाना ज़रूरी है। तब हम उसे ब्रिज थेरेपी बोलते हैं, और पेशेंट को ब्रिज थेरेपी पे डाल दिया जाता है। क्लेक्सेन या ऐसे कई साधन हैं जिनकी वजह से हम उसको उसके दौरान इस ऑपरेशन को करते हैं, और वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। ऑपरेशन से पहले ही हम 1 हफ्ता पेशेंट्स को कीगल्स एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इसके बाद एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कॉम्प्लिकेशन या उसकी असुविधा हो सकती है। तो पेशेंट्स को फॉलोअप में बर्निंग, पेन, ब्लीडिंग, ये सब हमें उसको समझाना होता है, काउंसलिंग करनी होती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि यूरोफ्लोमेट्री, रेजिडुअल यूरिन असेसमेंट एंड बायोप्सी। तो इन सभी पेशेंट्स का हम टिश्यू जो निकालते हैं उसे बायोप्सी के लिए भेजते हैं। उसमें कैंसर आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो ट्रीटमेंट की, वो है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा या ब्लैडर नेक कंट्रैक्चर्स, और इसके लिए फॉलोअप जो विधियां हैं वो है यूरोफ्लो अल्ट्रासाउंड, PVR और यूरिन कल्चर। ये हम 1 महीने पे करते हैं, फिर हम 3 महीने पे करते हैं, फिर हम 1 साल पे करते हैं, और एनुअली देयर आफ्टर करते हैं, जिससे कि कोई भी लेट कॉम्प्लिकेशन भी हम प्रिवेंट कर सकें। कभी कभी प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो जाता है, 250 ग्राम से ऊपर, 300 ग्राम से ऊपर हो, तो फिर जो लेटेस्ट उपचार विधि है वो है रोबोटिक सिंपल प्रोस्टेटेक्टमी। इसमें हम रोबोट की असिस्टेंस से 4 सुराख पेट में करके प्रोस्टेट को पूरा इन्यूक्लिएट करके बाहर निकाल लेते हैं। इस विधि का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यूरेथ्रा को मेंटेन करने का है, और इसमें हमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो यूरेथ्रोस्कोप या एंडोस्कोप यूरेथ्रा में रहता है वो अवॉइड हो जाता है। आज हमने जाना प्रोस्टेट किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी उपचार विधियां किस तरीके की हैं, तथा ये भी हमें पता चला कि कैसे फॉलोअप किया जाए और भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उसका कैसे ध्यान रखा जाए। पर सबसे अहम बात है कि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जागरूकता हो, और इसके लिए हम लोग चलाते हैं एक प्रोस्टेट डिजीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर है वो इस अवेयरनेस कैंपेन में शामिल हो, जिसमें कुछ एक टेस्ट हैं जो बड़े अहम हैं और हर व्यक्ति को करने चाहिए, जैसे यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, KUB विद PVR एंड PSA लेवल। सीरम PSA जो कैंसर का प्रेडिक्टर है वो हमें टाइमली कर लेना चाहिए, और विदेशों में 55 साल के बाद ये टेस्ट सालाना किया जाता है। इसी शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें और प्रोस्टेट के बारे में ज़्यादा जागरूक रहें। आशा है आज की इस जानकारी से आप सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। जो भी सुझाव हों वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।